अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है एतबारी ज़र के फ़वाइद। इसमें जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है धाती ज़र की बचत। एतबारी ज़र की बदौलत जो है वो धाती ज़र की काफ़ी बचत हो गई है। जब एतबारी ज़र गर्दिश में नहीं था तो धात के सिक्के बनते थे जिनमें धात की काफ़ी मिकदार इस्तेमाल होती थी और सिक्का साजी पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था। लेकिन आज के दौर में एतबारी ज़र ने इस मुश्किल को दूर कर दिया है। अब सिक्के जो हैं वो पहले से कम मिकदार में बनाने पड़ते हैं क्योंकि आजकल एतबारी ज़र ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जिसकी वजह से धातों की काफ़ी बचत हो गई है। नंबर 2, सनत और तिजारत की तरक्की। एतबारी ज़र की बदौलत सनत और कारोबार में भी काफ़ी तरक्की हुई है। लोगों को एतबार की बदौलत काफ़ी रकम उधार या कर्ज मिल जाती है जिसे वो कारोबार आकर इसे वसूल कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि लोगों को आसानी से कर्ज मिल जाता है या उधार आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो जिसकी बदौलत क्या होता है, कुछ नकद अदायगी नहीं करनी पड़ती, फौरन में पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो बाद में जो है वो अदायगी कर सकते हैं। तो इससे कारोबार क्या हो गए, वसी हो गए हैं। बैंक ड्राफ्ट हो गए, ATM कार्ड हो गए, ऑनलाइन के जरिए भारी रकम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बाहिफाजत मुंतकिल की जा सकती है। रकम जो मुंतकली है वो भी बहुत रकूम की जो मुंतकली है वो आज के दौर में बहुत आसान हो गई है। तो इससे भी सनत और तिजारत को काफी फरोग हासिल हुआ है। 3 नंबर, कारोबार की वुसअत। एतबारी ज़र की बदौलत कारोबार में भी काफी वुसअत पैदा हो गई है। हुंडियों की बदौलत कारोबार आसान हो गया है। एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से माल उधार मंगवा लेते हैं और उसे फरोख्त करके अदायगी कर देते हैं। कारोबार ने किस तरह से वुसअत इख्तियार की है कि उसी वक्त चूंकि अदायगी नहीं करनी पड़ती, आप जो है वो माल खरीद लें, ठीक है, और हुंडी लिख दें और उसके बाद जो है आप जब अदायगी करने की पोजीशन में होंगे तो आप अदायगी जो है वो कर सकते हैं। हुंडी पे जो है वक्त जो है वो इतना ही लिखा जाता है कि जब आपको पता हो आप माल फरोख्त करके अदायगी उसकी कर देंगे। गैर मुल्की अदायगियां हैं कि गैर मुल्की हुंडियों की बदौलत गैर मुल्की अदायगियों में भी काफी सहूलत पैदा हो गई है। इस तरह से बैनुल-अक़वामी तिजारत को भी फरोग हासिल है। ना सिर्फ ये कि एतबारी ज़र की बदौलत जो अंदरूनी मुल्क तिजारत है उसे फरोग मिला है, बल्कि जो बैरूनी ममालिक के साथ तिजारत है उससे भी फरोग हासिल हुआ है, क्योंकि गैर मुल्की अदायगियों में काफी सहूलत हो गई है। नंबर 5 है बचत की आदत। एतबारी ज़र की बदौलत लोगों में बचत की आदत जो है उसकी हौसला अफजाई हुई है। लोग इसलिए भी रकूम बचाते हैं, उन्हें कारोबार में लगाकर नफा हासिल होता है। सेविंग हैबिट जो है वो भी डेवलप हुई है। नंबर 6 है हमारे पास कारोबारी सलाहियतों से इस्तेफादा। एतबारी ज़र की बदौलत लोग अपनी कारोबारी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाते हैं। वो लोग जो कारोबारी सलाहियतों के मालिक तो होते हैं लेकिन सरमाए की कमी की बिना पर वो उनसे इस्तेफादा नहीं कर सकते, तो एतबारी ज़र की बदौलत उन्हें भारी रकम कर्ज पे मिल जाती है। बैंकों से वो कर्ज ले लेते हैं और अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, खुद भी नफा कमाते हैं और मुल्क की तरक्की में भी मदद देते हैं। तो इसके बाद है नंबर 7, कीमतों में इस्तेहकाम। मरकजी बैंक जो है वो अपनी ज़री पॉलिसी की मार्फत एतबारी ज़र के मिजाज करता है और इससे मुल्क में कीमतों के उतार चढ़ाव पर काबू पाया जा सकता है। मरकजी बैंक की जो ज़री पॉलिसी है उसको भी हम देखेंगे। ज़री पॉलिसी में यही है कि मरकजी बैंक जो है वो ज़र की रसद को कंट्रोल करता है। ये कह लें कि मुल्क में जो ज़र की मिकदार है उसको कंट्रोल करता है ताकि जो कीमतों के उतार चढ़ाव हैं उन पर काबू पाया जा सके, कीमतों में इस्तेहकाम हो। उसके बाद है नंबर 8, हुकूमत को कर्जा की सहूलत। एतबारी ज़र की बदौलत हुकूमत को कर्जा हासिल करने में भी काफ़ी सहूलत होती है। हुकूमत जब चाहे बैंकों से कर्जा हासिल कर सकती है। एतबारी ज़र की सूरत में, धाती ज़र की सूरत में हुकूमत को इतनी आसानी से कर्जा हासिल नहीं होता था। एतबारी ज़र के फ़वाइद जो हैं उसके बाद इसके नुकसानात भी देख लेते हैं। तो नुकसानात में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ज़रूरत से ज़्यादा अजरा। यानी कि एतबारी ज़र की बदौलत बाज़ हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप देती है,
ٹھیک ہے. اور نوٹ کیسے چھاپے جاتے ہیں؟ بغیر کسی گارنٹی کے، یعنی خسارے کی سرمایہ کاری حکومت کرتی ہے جب بھی اسے اپنے ترقیاتی کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ترقیاتی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے فنڈز کی، یا کوئی اور ہنگامی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا ہے، تو وہ خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے اور بغیر اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپوا لیتی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زر کی رسد بڑھ جاتی ہے، زر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ملک میں افراد ہو جاتا ہے، جس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو نقصان یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ زر جاری کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، بیجا صرف دولت. چونکہ اعتباری زر آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، لوگوں کو ادھار آسانی سے مل جاتا ہے. جیسے ہم نے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں پڑھا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر رقم موجود نہیں بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کم رقم ہے، آپ جتنی آپ زیادہ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی رقم نہیں ہے، تو آپ بینک سے قرض کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ادھار چونکہ آسانی سے لے لیتے ہیں تو وہ پھر اسے بے جا آسائشات پہ خرچ کرتے ہیں اور بعد میں قرضے کو ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نقصان ہے. نااہل تاجریں، چونکہ لوگوں کو بینکوں سے قرض جو ہے سے مل جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات نااہل تاجر اور تاجر بھی میدان میں آ جاتے ہیں. اب نااہل اس طرح کہ انہیں کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کاروبار کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کاروباری صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی، تو وہ کاروبار میں نقصان اٹھاتے ہیں اور کیا ہے کہ قرض لیا، ضائع کر دیا بینک سے قرض لے کر. نمبر 4 ہے اجارہ داریوں کا قیام. اعتباری زر کی بدولت بڑی بڑی اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے تاجر اور کاروباری حضرات جو ہیں وہ بہت سارا سرمایہ بینکوں سے حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ معیشت پہ چھا جاتے ہیں اور اپنی اجارہ داریاں قائم کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ چند گروپ یا چند تاجر حضرات جو ہیں یا کاروباری حضرات ہیں وہ معیشت پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو قرض نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ان کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، مالی ساکھ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو بینک جو ہیں ان کو قرض نہیں دیتے. قرض جو ہیں وہ زیادہ اچھی مالی ساکھ رکھنے والے تاجر حضرات کو یا کاروباری حضرات کو دے دیا جاتا ہے اور وہ آخر کار جو ہے آہستہ آہستہ معیشت کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ پھر اشیاء کی قیمتیں بھی مقرر کرتے ہیں. نمبر 5 ہے سٹہ بازی کا رجحان. سٹہ بازی کا غلط رجحان بھی پیدا ہو جاتا ہے. چونکہ لوگوں کو روپیہ آسانی سے، کاروباری لوگوں کو آسانی سے میسر آ جاتی ہیں، رقم بینک سے آسانی سے قرض مل جاتا ہے، تو وہ اسے نام ناسب سٹہ بازی میں لگا کر خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اس طرح سے اعتباری زر کی جو ساکھ ہے اس کو بھی ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس ہو گئے جی اعتباری زر کے نقصانات. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے زر کی رسد. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زر کی رسد کیا ہوتی ہے. منی سپلائی ہم کس سے کہتے ہیں. زر کی رسد سے مراد ہے کرنسی کی وہ مقدار جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے، یعنی لوگوں کے پاس جتنی بھی کرنسی موجود ہے، جس قدر کرنسی موجود ہے وہ ساری ہی زر کی رسد ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ کسی ملک میں زر سکوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، بڑا ہے جسے ہم دھاتی زر کہتے ہیں، یا نوٹ ہو سکتے ہیں جسے ہم کاغذی زر کہتے ہیں، یا ان کے علاوہ پھر اعتباری زر کی صورت میں بھی زر گردش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہی جو زر ہیں، ٹھیک ہے نا، کرنسی کی مقدار یا زر کی مقدار، ہر قسم کا زر جو لوگوں کے پاس موجود ہے وہی زر کی کل مقدار ہی زر کی رسد کہلاتی ہے. اب کہتے ہیں کسی ملک میں زر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی زر کی رسد بھی اسی قدر زیادہ ہوگی. ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ عام اشیاء اور زر کی رسد میں فرق ہوتا ہے. جیسے عام اشیاء ہیں ان کی رسد سے مراد یہ ہے کہ جی اشیاء تیار ہوئی، لوگوں نے خرید کے استعمال کر لی اور وہ ختم ہو گئی. لیکن زر جو ہے جب وہ ایک دفعہ جاری ہو جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بدولت جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے اور وہ مختلف ہاتھوں میں گردش کرتا رہتا ہے.
और जिस कदर ज़र की गर्दिश तेज होगी उसकी रसद में भी उतना ही इजाफा होगा। यानी लोग खरीदो फरोख्त जितनी ज्यादा करेंगे, इसका मतलब है कि ज़र एक हाथ से दूसरे हाथ में गर्दिश भी उतनी तेजी से करेगा, और जितनी तेजी से ज़र गर्दिश करेगा हम कहेंगे कि ज़र की रसद में भी उतना ही ज्यादा इजाफा हो गया। गर्ज ये कि ज़र की रसद से मुराद ज़र की वो मिकदार है जो किसी न किसी सूरत में लोगों के पास मौजूद होती है और वो उसे जरूरियात जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर वही बात आ गई कि ज़र की मिकदार जो लोगों के पास मौजूद है, कुल मिकदार। इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि ज़र की रसद से मुराद ज़र का कुल ज़खीरा जो कि मुल्क में मौजूद है, जो मुल्क के लोगों के पास है, वो ज़र की रसद है सारी। कहते हैं जब ज़र की रसद बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज़र के ज़खीरे में इजाफा हो गया, या आप यूं भी कह सकते हैं कि लोगों के पास ज़र की मिकदार बढ़ी, ठीक है, और ज़र की रसद में इजाफा हुआ। इसके बरक्स जब ज़र की रसद कम होती है तो उसका मतलब है कि लोगों के पास ज़र नकद की कमी हो गई। अब लोगों के पास ज़र की मिकदार कम हो गई, अब ज़र का ज़खीरा कम हो गया। ज़र की रसद के बाद अब हम देखेंगे ज़र की रसद के अनासिर या अज्जा, यानी इसके कंपोनेंट्स क्या हैं मनी सप्लाई के। तो देख लेते हैं कि मुख्तलिफ माहिरीन ने ज़र की रसद के कौन से जो अज्जा हैं या कंपोनेंट्स बयान किए हैं। तो इसमें 3 इक्वेशन हमारे पास आएंगी। जो सबसे पहली इक्वेशन है वो है M1 = C + DD। तो M1 यानी जो मनी सप्लाई या ज़र की रसद की पहली मसावात, इसमें C क्या है? C से मुराद है करेंसी। हमें बताया हुआ है कि अगर ज़र में वो करेंसी शामिल की जाए जो कि गर्दिश में होती है तो उसको हम जाहिर करते हैं C से, यानी उसकी सिंबल या रमजी अलामत है C। तो C से हमने जाहिर कर दिया उस सारी करेंसी को जो कि लोगों के पास है और गर्दिश में आ रही है। C + DD। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स यानी तलबी अमानतें, यानी बैंकों में लोगों ने जो भी अपनी रकूमात रखवाई हुई है अमानत के तौर पर डिमांड डिपॉजिट्स में, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो हमारी इक्वेशन हो गई M1 = C + DD, यानी करेंसी और डिमांड डिपॉजिट यानी तलबी अमानतें। नंबर 2, अगर हम इसी इक्वेशन में टाइम डिपॉजिट्स यानी मियादी अमानतें भी शामिल कर लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। M2 यानी मनी सप्लाई या ज़र की रसद की दूसरी मसावात = C करेंसी + DD डिमांड डिपॉजिट्स + TD टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है मियादी अमानतें या मियादी खाते, यानी कि वो रकूमात जो कि लोगों ने बचत खातों में रखवाई हुई हैं या वो रकूमात जो लोगों ने मियादी अकाउंट्स में रखवाई हुई हैं उनको भी ज़र की रसद में शामिल कर लिया जाएगा। तो हमारे पास M1 हो गया, अब M2, और इसमें अब हमने DD के साथ TD भी ऐड कर दिया। उसके बाद नंबर 3 पे है, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सरकारी कफालतों, बॉन्ड्स, तमस्कात और इस किस्म के जो दूसरे माली असासे हैं वो भी चूंकि एक किस्म का ज़र ही है इसलिए उन्हें भी ज़र की रसद के तौर पे शामिल करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी नंबर 3 इक्वेशन M3 = C + DD + TD + GS, यानी GS से मुराद है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी हमारे जो और माली असासे हैं या जो सरकारी कफालत हैं जो कि हुकूमत जो है वो कर्ज लेने के लिए जारी करती है, या बॉन्ड्स हैं या तमस्कात वगैरह, वो भी शामिल कर लेंगे। तो अब यहाँ तक हमारा ज़र की रसद के अनासिर या अज्जा जो है ये पॉइंट पूरा हो गया।